कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां एक ऐसी रात से शुरू होती हैं जो किसी को याद नहीं रहती, लेकिन किसी की पूरी दुनिया बदल देती है। उस रात बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके थे और गांव के बाहर उस टूटी फूटी सड़क पर एक लड़की नंगे पांव, पूरी तरह भीगी हुई, कांपते हुए उस मंदिर के पुराने दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वो कौन थी, कहां से आई थी और क्यों उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक अजीब सा खालीपन था? उसी रात एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला और उस अनजान लड़की को अपनी झोपड़ी में पनाह दे दी। पर यह सिर्फ पनाह नहीं थी, ये दो अधूरी जिंदगियों का मिलना था। एक जो घर छोड़ आई थी और एक जिसका कोई घर वाला बचा ही नहीं था। और फिर शुरू हुई बरसात की वो रात, एक रात की मुलाकात जो बन गई उम्र भर का रिश्ता। बिटिया, नाम क्या है तेरा? लड़की चुप रही, उसके होंठ कांप रहे थे। कुछ पल बाद जैसे किसी भारी चट्टान को तोड़कर आवाज निकली, मेरा नाम सिया है माँ। पर बिटिया, तो इतनी रात में और इस बारिश में कहाँ जा रही थी? और तुम्हारा घर कहाँ है? घर तो मेरा भी था अम्मा, एक छोटा सा, कच्ची दीवारें, पर उसमें हर दिन किसी दीवार पर एक नई दरार पड़ती थी। कभी भाभी के ताने से, कभी भैया की चुप्पी से। अब अम्मा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें नम हो गईं और उसकी बातें गौर से सुनाने लगी। और माँ बाबूजी तो बहुत पहले चले गए थे, भैया ही सब कुछ थे। पर जब भाभी आई तो घर का सारा रंग बदल गया। हर बात पर खटकने लगी मैं कुछ कहती तो भैया चुप रहते, और भाभी जैसे मैं उनके लिए बोझ बन गई थी। आज रात जब बारिश जोरों पर थी, मैं खाना बना रही थी, भाभी ने कहा, अब बहुत हो गया, निकल जा इस घर से। फिर मैंने कहा, बारिश है, कहाँ जाऊं? तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। भैया वहीं खड़े थे पर कुछ नहीं बोले, बस मैं गिर गई। और जब उठी तो किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। अब वो इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा के हाथ कांप गए। वो सिया का हाथ थामकर बोली, बेटी, कोई घर ऐसा नहीं होता जो इंसान से बड़ा हो। जिस घर में इंसानियत ना हो वो सिर्फ दीवारें हैं। तू चिंता मत कर बिटिया, मैं हूं ना। मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। रो मत बिटिया, जाने दे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तेरे भाग्य में भगवान ऐसे ही लिखे हैं तो भला कोई क्या कर सकता है। माँ, मैं नहीं जानती अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। बस उस रात मंदिर दिखा और मैंने वहां शरण ली। फिर आपकी झोपड़ी की वो रोशनी जैसे किसी भगवान ने दिखाई हो, और मैं यहाँ आ गई। सिया, शायद भगवान ने ही भेजा तुझे मेरी ओर। बहुत साल हो गए किसी ने यूं मेरा दरवाजा नहीं खटखटाया था। अब तू रह यहाँ इस बूढ़ी अम्मा के साथ। हम दो अधूरी औरतें एक दूजे का सहारा बन जाएंगी। इधर बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में बिजली गरजती और हर थोड़ी देर में जमीन को सफेद रोशनी में भिगो देती। टपरी की टीन की छत पर पड़ती बूंदों की आवाज किसी टूटे हुए तबले की तरह धक धक कर रही थी। टपरी पर एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था, जो बरसात की नमी से कभी कभी बुझने की कोशिश करता,
और फिर लड़खड़ा कर जल उठता। लेकिन यह किस्सा सिर्फ उस झोंपड़ी तक सीमित नहीं रहा। उस बरसात की रात के बाद जैसे पूरे गांव के मौसम में कुछ बदल गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का वो छोटा सा गांव सुल्तानपुर, जहां जिंदगी सादी थी लेकिन बरसात की रातें अक्सर सवालों से भरी होती थीं। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, पर जब कोई दुख दर्द की बात हो तो सब एक साथ खड़े मिलते हैं। जहां अक्सर गांव की पंचायत या बच्चों की हंसी गूंजती है, आज कुछ बूढ़े, कुछ नौजवान, सब वहीं इकट्ठा हैं। उस रात 5 लोग उस टपरी के नीचे बैठे थे। गांव का नाई धनीराम, मास्टर जी शंकरलाल, किराना दुकान वाला रघुनंदन, एक बेरोजगार नौजवान गुड्डू और गांव का सबसे बूढ़ा पर सबसे चौकन्ना आदमी बाबा हरिलाल। ई बरसात तो आज मानो सालों का हिसाब चुकता करने आई है। देखो कैसे नदियां सी बह रही है सड़कों पर। पानी तो बाहर है बेटा, लेकिन कई लोग हैं जिनके अंदर बरसात सालों से नहीं रुकी। काहे बाबा, आज बड़ी गूढ़ बात कर रहे हो? अरे सुना है मंदिर के पीछे वाली झोपड़ी में किसी लड़की ने आज रात शरण ली है। अच्छा, बूढ़ी अम्मा के पास, वही जो कई बरस से अकेली है। कौन लड़की, कहां से आई? हमने तो देखा नहीं, पर मुन्नी कह रही थी मंदिर के बाहर एक लड़की भीगी हुई खड़ी थी, कांप रही थी। ओहो, क्या बात है। लगता है कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी नहीं है गुड्डू, कभी कभी भगवान दो टूटी रूहों को एक साथ इसलिए मिलाता है ताकि एक दूसरे की मरहम बन सकें। सही कह रहे हो बाबा, पर एक बात है, मैं सोच रहा हूं वो लड़की ऐसे तूफान में कहां से आई होगी और क्यों? अब सब चुप हो जाते हैं। सन्नाटा भर जाता है टपरी में। केवल बरसात की आवाज बजती है। हम सब अपनी अपनी टपरी में सुरक्षित हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि जो लड़की रात के वक्त मंदिर का दरवाजा खटखटा रही हो, वो क्या सोचकर निकली होगी घर से? शायद उसने घर नहीं छोड़ा हो, शायद घर ने उसे छोड़ दिया हो। आजकल के जमाने में लड़की को घर से निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। 4 बात सुनाकर, 4 थप्पड़ मारकर निकाल दिया जाता है और फिर कहा जाता है उसने खुद छोड़ा। बिल्कुल, हम तो लड़कों को ही देख के सोचते हैं कि कौन सही है। कभी लड़की की कहानी कोई सुने तो लगे सारा झूठ हमारी आंखों में था। गांव में बहुत से चेहरे हैं, पर हर चेहरा अपने पीछे एक दास्तान छुपाए है। जो लड़की मंदिर गई वो हमारी बेटियां भी हो सकती हैं। हर घर के दरवाजे पर एक तूफान खड़ा है बेटा। कोई दरवाजा खोलता है, कोई बंद कर देता है। टपरी पर चुप्पी छाई थी। कुछ देर तक सब सोच में डूबे रहे। तभी अचानक धनीराम ने माहौल बदलने की कोशिश की। अरे छोड़ो ये सब भारी बातें, कोई खेत की हालत भी देखें आजकल। कहानी वानी बाद में सुन लेना, पहले पेट पालने की तो सोचो। सही कहा रे धनी, मैं तो आज खलिहान से आ रहा था। आधा खेत पानी में डूब चुका है। धान के पौधे तो जैसे दम तोड़ चुके हैं। सरकार तो बस बारिश होने की रिपोर्ट भेजती है, पर यह नहीं बताती कि बारिश कितनी बर्बादी लाती है। कभी सूखा तो कभी डूब। किसान तो हर साल मारा जाता है। गुड्डू, तुम नौजवान हो, गुस्सा करना ठीक है, लेकिन ये समझो कि मौसम अब पहले जैसा रहा नहीं। हमारी जमीनें अब वैसी उपज नहीं दे रहीं। ना खाद ठीक मिलता है, ना बीज, ऊपर से बिजली हर घंटे गुल। बेटा, जब धरती माँ की कोख ही गीली रहेगी तो बीज कैसे पनपेगा? एक जमाना था जब किसान का पसीना मिट्टी में सोना उगाता था। अब वही मिट्टी किसान को निगल रही है। हमारे गांव में हर बरसात बर्बादी की चिट्ठी लेकर आती है। ना कोई अधिकारी झांकने आता है, ना कोई पूछता है कि खेत जिए या मरा। हम लोग भी तो खामोश हैं बाबा। ना कोई पंचायत में बोलता है, ना कोई कलेक्टर तक शिकायत पहुंचाता है।
बस आपस में बातें करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अरे बेटा, हम तो कई बार कोशिश किए, लेकिन अफसर लोग कहते हैं बारिश प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मानो किसान की मौत भी प्राकृतिक ही हो गई हो अब। एक जमाना था जब गांव का प्रधान खेत में ही मिल जाता था। अब तो कुर्सी पर बैठते ही कंधे से खेत की मिट्टी तक झटक देते हैं। और जब किसान की बेटी को घर से निकाल दिया जाता है तो वही गांव चुप रहता है। फसल हो या बेटी, दोनों की कद्र तब होती है जब वे छूट जाती हैं। अब टपरी में एक बार फिर खामोशी छा गई। क्या करे बाबा, सही भी कहूं तो लोग हंसते हैं और चुप रहूं तो जमीर चिल्लाता है। बोलने से बदलाव नहीं आता बेटा। बोलने के बाद जो एक कदम बढ़े वही बदलाव की शुरुआत है। और वो पहला कदम कौन उठाए? हर किसी को डर है, मैं आगे बढ़ा तो अकेला रह जाऊंगा। अरे हम सब साथ हैं ना। एक दिन तय करें, पंचायत बुलाएं, खेतों का हाल सबके सामने रखें और इस बार चुप ना बैठें। शाबाश बेटा धनीराम, इसी सोच की जरूरत है, वरना ये टपरी पर बैठकर हम बस चाय पिएंगे और खेत चुपचाप डूबते रहेंगे। अब बिजली की एक तेज चमक के साथ बारिश थोड़ी धीमी हुई। टपरी के लोग चुपचाप उस बारिश को देखने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में बेबसी नहीं, बलिदान और बदलाव की चिंगारी थी। चलो, जब बारिश रुके तो खेतों की तस्वीरें लें और अगले हफ्ते पंचायत में रखें। चाय की टपरी से भी एक क्रांति शुरू हो सकती है ना बाबा? कभी कभी क्रांति चाय के प्याले से नहीं, किसी अनजान लड़की के आंसुओं से भी शुरू होती है। इसी के साथ सिया और अम्मा की कहानी और गांव की जमीनी हकीकत, दोनों एक ही बरसात में भीग रहे थे। पर अब गांव में बात केवल अफवाहों की नहीं, समाधान की भी होने लगी थी। इधर सिया एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके बाल अब कुछ सूख गए थे, पर मन अब भी भीगा हुआ था। अम्मा ने चूल्हे में आखिरी लकड़ी डाली और हाथ सेंकने लगी। झोंपड़ी के बाहर हल्की बूंदाबांदी अब भी हो रही थी। अचानक दरवाजे के पास मिट्टी में पांवों की धीमी आहट हुई। फिर एक बहुत ही धीमी दस्तक, जैसे कोई हिम्मत कर रहा हो लेकिन टूटी हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो दरवाजे की ओर बढ़ी, किवाड़ खोले और ठिठक गई। दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था एक भीगा हुआ बूढ़ा साधु। सिर झुका हुआ, बाल और दाढ़ी से पानी टपक रहा था, कपड़े मिट्टी और बारिश से सने हुए, हाथ खाली, कंधे पर कुछ नहीं, बस एक थका हुआ चेहरा और बहुत शांत आंखें। अरे इतनी रात को, इतनी तेज बारिश में कौन हो बाबा? अम्मा, कोई ठिकाना नहीं मिला, बहुत भटका हूँ। अगर इजाज़त हो तो थोड़ी देर आपकी इस झोंपड़ी में बैठ जाऊं? आ जाओ बाबा। इस टूटी झोंपड़ी ने किसी का भला नहीं पूछा कभी, पर दिल कभी छोटा नहीं किया। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो ये छत तुम्हारी भी है। वो दरवाजे से हट गई। साधु चुपचाप भीतर आया। उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस चूल्हे के पास जमीन पर बैठ गया। सिया एक कोने से यह देख रही थी। अम्मा उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। देख बिटिया, कभी कभी जिनके पास कुछ नहीं होता, उनका मन सबसे भरा होता है। ये बाबा भी शायद किसी टूटी राह से आए हैं, जैसे तू आई थी। भीग गए हो बाबा, कोई सूखा कपड़ा नहीं है यहाँ, पर आग है, थोड़ा गर्मी ले लो। तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अम्मा ने बाजरे की 2 रोटियां और एक सादी सी सब्जी सामने रख दी। साधु हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है, बिना बोले खाना खाने लगा। सिया धीरे से लौटा बढ़ाती है। साधु एक पल उसके चेहरे की ओर देखता है। रात और गहरा गई।
अम्मा ने 3 पुरानी चादरें निकाली। झोंपड़ी के फर्श पर एक बोरा बिछा, ऊपर गीले कपड़ों से दूर रखने को एक फटी चादर। सिया दूसरी ओर लेट गई, अम्मा बीच में। साधु एक कोने में लेटा, आंखें बंद कर ली, जैसे बरसों की नींद अब नजदीक आ गई हो। अब झोंपड़ी में कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ आग की धीमी आवाज, बाहर टपकती बूंदों की ताल और 3 थके हुए प्राणी एक साथ एक ही छत के नीचे, बिना सवाल, बिना पहचान, बस थोड़ी शांति और गर्मी के लिए। आधी रात बीत चुकी थी, आग बुझ चुकी थी, चूल्हे की राख अब सफेद हो गई थी। सिया करवट बदल रही थी, अम्मा की सांसें गहरी हो चुकी थीं। झोंपड़ी के एक कोने में साधु चुपचाप लेटा था, बिल्कुल शांत। फिर उसने आंखें खोली, धीरे से उठकर अपने भीगे कपड़े ठीक किए, दीवार से टिके 2 कदम चला, फिर एक बार अम्मा और सिया की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई द्वंद्व नहीं था, ना कोई मुस्कान, ना दुख, बस एक बहुत धीमा, बहुत गहरा मौन। वो दरवाजा खोले बिना बस हल्के से सरकाता है और उस बरसात में फिर अकेला चला जाता है, उसी रास्ते पर जहां से आया था। अगली सुबह सूरज अब भी बादलों में छिपा है। सिया की आंखें सबसे पहले खुली। उसने साधु को वहां न पाकर चौंक कर अम्मा को जगाया। अम्मा, बाबा कहाँ गए? कहीं नहीं बिटिया, शायद उनका रास्ता हमसे अलग था। अम्मा की आंखें भी उस कोने को देखती रहीं, जहां रात भर साधु था, पर अब सिर्फ गीली जमीन थी और थोड़ी सी राख। अम्मा, वो बहुत शांत थे, जैसे कुछ कहे बिना बहुत कुछ दे गए। कुछ लोग बोलकर नहीं, बस अपने होने से सिखा जाते हैं बेटा। शायद उन्होंने भी वही किया। तभी बाहर से किसी के जोर से बोलने की आवाज आती है। अरे ओ अम्मा, निकल बाहर। तू कब तक मेरी रकम दबा कर बैठेगी? कहाँ है रे तू अम्मा? अम्मा और सिया चौंकती हैं। दरवाजा जोर से धड़धड़ाया जाता है। अम्मा लड़खड़ाती हुई उठती हैं। कौन है अम्मा? वो जमींदार रामबिलास। पिछले साल सूखा पड़ा था ना, तो उससे कुछ अनाज और पैसा उधार लिया था। अब उसी का वक्त आ गया है। दरवाजा खुलता है। बाहर एक गठीला, घमंडी, भारी आवाज वाला जमींदार खड़ा है। कहाँ है रे तू अम्मा? मैं कोई साधु नहीं हूँ जो मुफ्त में तेरे घर बरसात में सो जाऊं, समझी? पैसा लिया है तो सूद समेत लौटाना पड़ेगा। रामबिलास बाबू, थोड़े दिन और दे दो। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है, अब कहाँ से दूं? अबे सबका सब बर्बाद है, सिर्फ तू ही गरीब निकली। तेरी ये झोंपड़ी भी गिरवी रख लूंगा, समझी? ऐसी बात मत करो। इस घर में बस एक बुजुर्ग औरत रहती है, जिसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तू कौन है बे? कहाँ से आई? या तू भी उसी उधारी का हिस्सा है? बस कर रामबिलास, शब्द तोल के बोल। जो दिया है तूने वो मिलेगा तुझे, पर तू ईमान खरीदने नहीं आया है यहाँ। मैं फिर आऊंगा। 1 हफ्ते में रकम नहीं मिली तो ये झोंपड़ी भी मेरी होगी, और जो ये लड़की तेरे साथ है उसका हिसाब भी। वो दरवाजा पीट कर चला जाता है। झोंपड़ी में अब एकदम सन्नाटा है। सिया अम्मा के पास आकर बैठती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, पर अब डर नहीं, एक गहरी चिंता है। अम्मा, क्या अब ये घर भी चला जाएगा? जिस घर में भगवान रात को उतरता हो, वो घर किसी जमींदार की जमीन नहीं हो सकता। दोनों की आंखें फिर उस कोने की ओर जाती हैं, जहां रात को साधु चुपचाप लेटा था और चुपचाप चला गया था। पर उसके बाद यह घर कुछ बदल गया था। झोंपड़ी में जैसे सब कुछ थम गया था। जमींदार रामबिलास की आवाज अब भी दीवारों पर चिपकी हुई थी। सिया चुपचाप बैठी थी और अम्मा की आंखें आंसू से नहीं, बल्कि चिंता और विवशता से नम थीं। अम्मा, अब क्या होगा? पता नहीं बेटी, इस बारिश ने खेत छीन लिए। अब शायद ये छत भी चली जाए। एक लंबा मौन,
केवल भींगी हुई चटाई पर टपकती छत की बूंदों की टक टक